30 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में पुलिस में एक भी सब इंस्पेक्टर स्तर का कोई धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में वहां पर नहीं है। बौद्ध भी नहीं है और हिंदू। महिलाओं को घर से निकाल करके बलात्कार और इस तरह की हत्याएं वहाँ निरंतर एक तरह का रूटीन सा हो गया है। बच्चों की हत्याएं वहाँ रूटीन है। जबरन धर्मांतरण बच्चों का ये वहाँ पर चल रहा है और कट्टरपंथी जो कर सकते हैं वो सारा हो। बांग्लादेश ठीक है अभी अलग है। जब प्राचीन काल से चलते हैं तो यह भारत का अभिन्न अंग रहा है। यानी भारत की जनता से ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान में रहना चाहेंगे अथवा हिंदुस्तान में। और लोकतंत्र की दुनिया में कहीं भी अगर हत्या होती है तो हमें अपना स्टैंड लेना है। और भारत ने हमेशा विश्व शांति के लिए काम किया है। तो हिंदू का हित देखने वाला तो केवल एक देश ही था, भारत से लगाव था ऐसा नहीं। यहाँ तो अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए बहुत सारे कानून भी है। जनसंख्या भी हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा उनका बढ़ने का प्रतिशत। पड़ोस देश में तो सेकुलर शब्द हटाया जा रहा है और भारत में डाला है। जबरदस्त। पाकिस्तान से एक विमान मालवाहक जहाज पहली बार उत्तर से लेकर के आज तक पहली बार बिना किसी जांच के डायरेक्ट सीधा बांग्लादेश उतरा है और माल उतारा गया। यहूदी के ऊपर कहीं भी संकट आता है तो इजराइल एक आवाज में खड़ा होता है, पूरी दुनिया के यहूदी एक साथ में खड़े होते हैं। भारत में रहते हुए हिंदू महिला के बलात्कार उसकी हत्या की रिपोर्ट्स, भारत में रहते हुए हिंदू धार्मिक आयोजनों पर हमलों की रिपोर्ट। जबकि शांति से रहना ये हमारा मूल स्वभाव है, लेकिन असुरक्षित रहना ये हमारा स्वभाव का। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे बीच में मनमोहन जी उपस्थित है। आप सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विषयों पर आपका अच्छा अध्ययन है। आपके आर्टिकल भी छपते हैं देश भर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी आर्टिकल है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी गहन रुचि भी है और पूर्व के गवर्नमेंट के और विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उसमें आप लेखक भी रहे हैं, सहभागी रहे हैं। उनके साथ में आज बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ जो स्थिति हो रही है, बांग्लादेश में जो स्थिति हो रही है, उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ अपन वहीं से करते हैं कि बांग्लादेश का मूल इतिहास क्या रहा और आज जो बांग्लादेश खड़ा हुआ, क्योंकि भारत तो पहले बड़ा ही था, भारत के ही भाग रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान तक। तो मूल बांग्लादेश कहाँ से आया और बांग्लादेश में उपस्थित ये जो समस्या है उसका प्रारंभ बिंदु कहाँ से रहा? आपका प्रश्न एकदम ठीक है। किसी भी समस्या या वर्तमान की परिस्थिति को समझने के लिए उसके मूल में जाना ही होता है। और जब तक मूल नहीं समझेंगे तब तक उसकी जड़ और उसके कारण फिर उसके प्रभाव इन सब पे हम कोई चर्चा नहीं कर पाते हैं, ना कोई निष्कर्ष निकाल पाते हैं। देखिए, बांग्लादेश ठीक है अभी अलग है। जब प्राचीन काल से चलते हैं तो यह भारत का अभिन्न अंग रहा है। आप स्वतंत्रता संग्राम उसका थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्रांतिकारियों की एक लंबी कतार है, जो इस बंगला संस्कृति से निकल कर के आती है। बाद के दिनों में यह पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल ये 2 हिस्से हुए। इसके पीछे भी अंग्रेजों की सोची-समझी साजिश थी। जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमारे क्रांतिकारी देशभक्त वहाँ से निकल करके पूरे देश में छा रहे थे, तब अंग्रेजों ने सोचा कि इसके 2 भाग किए जाए। बहुत बड़ा प्रदेश है, प्रशासनिक हमारी पकड़ नहीं है, इसलिए उन्होंने यह एक चाल चली। इसका कारण तो यही रहा क्योंकि वहाँ क्रांति का आंदोलन का केंद्र बांग्लादेश या कलकत्ता रहा, वही। जी, जी। बंगाल रहा। हम अभी इसको बांग्लादेश के रूप में देखते हैं, हाँ। मूल रूप से बंगाल रहा, क्रांति का केंद्र रहा और मजबूत क्रांतिकारी थे। और इस कारण से धार्मिक रूप से एक विभाजन की रेखा बने, यह सोचा गया ताकि यह स्वतंत्रता की लड़ाई, हमारी स्वाधीनता आंदोलन यह कमज़ोर पड़े। और इसी कारण से नाम लिया गया प्रशासनिक पकड़ बनाने के लिए, किंतु मूल रूप से यही था कि पूर्वी बंगाल के अंदर मुस्लिम बहुसंख्यक थे और पश्चिमी बंगाल के अंदर हिंदू बहुसंख्यक थे। और बहुसंख्यक के आधार पर एक फ्रैक्शन डालने के लिए यह काम किया गया। किंतु
बंगाल की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। 1905 की घटना है, बंग भंग का विरोध। और जब हम अध्ययन करते हैं तो रोमांचित होते हैं कि कितना इस देश के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने अपने बंगला संस्कृति के लिए और अपनी भाषा की अस्मिता के लिए कितना बलिदान दिया और उस विभाजन को अस्वीकार किया और अंग्रेज सरकार को हार माननी पड़ी। 1947 में फिर वापस कुछ वर्षों ही बाद में हम्म, देश का विभाजन भी हो गया। तो यही जो भी मतलब बांग्लादेश जो है ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, और जो पश्चिम पाकिस्तान हुआ, तो पाकिस्तान ही कुल मिला के नाम शब्द आया। तो पाकिस्तान जो है उसके साथ में ये जो बांग्ला, जो पूर्वी बांग्ला, जो अभी जो बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान के साथ जाने का मूल कारण क्या रहा? वो तो अलग देश भी बन सकता था। हाँ। इसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1857 की क्रांति से अंग्रेज इस काम में लग गए थे कि हिंदू और मुस्लिम ये फ्रैक्शन बढ़े, और उसका ये एक परिणाम 1905 की बंग भंग हुआ था। और इसको आगे बढ़ाते हुए जब द्विराष्ट्र सिद्धांत इसको मान्य किया जाने लगा, और जिस तरह से मुस्लिम लीग ने अपने काम प्रारंभ किए, जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन और इस तरह की चीज़ें आई, हिंदुओं पर अत्याचार, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पर उनकी हत्याएं, उन और मास हत्याएं, यानी बड़े पैमाने पर हत्याएं होना, बड़े पैमाने पर पलायन करवाना इधर से उधर। तो ये जब कांड चल रहे थे उस समय, जब ये सर्वे और वोटिंग हुई कि आपको कहाँ रहना है, यानी भारत की जनता से ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान में रहना चाहेंगे अथवा हिंदुस्तान में, यानी दो विभाजन अंग्रेजों की ही चाल थी। उन्होंने तीन देशों का विचार ही नहीं दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत ही था। तो इसलिए जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे उसको पाकिस्तान का हिस्सा मान करके पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी ये दो भाग, यह धार्मिक आधार पर स्पष्ट विभाजन हुआ था। बांग्लादेश पाकिस्तान में शामिल तो हो गया, जो पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बांग्ला भी कह सकते हैं। तो क्या कारण रहा, या फिर वहाँ ऐसी क्या स्थिति हो गई जिसके कारण आपस में भेदभाव उत्पन्न हुआ? यहाँ ऐसा क्यों हो गया कि बांग्लादेश जो जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको फिर अलग से ही करना पड़ा? वहाँ स्थिति ऐसी क्या हो गई थी 1947 और फिर 71 के बीच में? जी, 1947 में आज़ादी के बाद में पाकिस्तान, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान है, उसकी संस्कृति पंजाब और सिंध इससे मिलती-जुलती है। इधर पूर्वी बंगाल जो हमारा था, जिसको बांग्लादेश बाद में हम कहते हैं, यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में रहा, और शासन प्रशासन पाकिस्तान का वह पश्चिम से ही आता रहा। सेना में उनके लोग अधिक थे, प्रशासनिक रूप से उनकी पकड़ बढ़ती गई, और इस कारण से उनका अत्याचार बंगला लोगों के ऊपर हुआ बिना भेदभाव के, यानी हिंदू बंगला भी और मुस्लिम बंगला भी, उन पर अत्याचार बढ़ते गए। वो अपनी संस्कृति थोपना चाह रहे थे। 1952 की ही बात है, उन्होंने उर्दू भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने का निर्णय कर लिया। अब याद करिए कि 1905 में जब बंगाल अविभाजित रहकर उस भाषा के लिए लड़ सकता है, तो 1952 में वे बंगला भाषा के स्थान पर उर्दू को क्यों स्वीकार करें? फिर उस संस्कृति को नष्ट करने के काम हुए। तब पाकिस्तान से भी झगड़ा हुआ, किंतु कुछ पाकिस्तान समर्थक वहां पर थे। वो चाहते थे कि उर्दू लागू की जाए, उर्दू को राष्ट्रभाषा माना जाए, हम उस संस्कृति को लें, गजवाए हिंद को हम पूरा करने के लिए काम करें। इस तरह के दो वर्ग इस पूर्वी पाकिस्तान में पनप रहे थे। कट्टरपंथी भी थे, और जो लोकतंत्र को चलाने वाले थे, जो सहिष्णु लोग थे, जो थोड़ा बहुत सेकुलर जिसको हम कह सकते हैं, ये शब्द तो बाद में आया है। तो इस तरह के लोग जो धार्मिक भेदभाव के बिना काम करना चाहते थे, उनमें और इनमें आपस में फ्रैक्शन हुआ, और यह फ्रैक्शन का परिणाम ही था कि अत्याचार बढ़ते गए और इधर जनता का आंदोलन चलता रहा। ये बांग्लादेश में जो रजाकारों का एक नाम करके आंदोलन चला, या रजाकारों का जो मुद्दा क्या है ये? रजाकार यानी कि उस नवाब के प्रमुख सैनिक, उन्होंने
अपनी जनता के ऊपर अत्याचार करना और उनकी हत्या, लूट, बलात्कार इस तरह के काम करना उन्होंने प्रारंभ किया, जो कि जनता असहनीय जनता को हुआ और जनता ने उसका प्रतिकार किया। तो भारत ने जो मतलब कुल मिलाकर के पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने में भारत उस युद्ध के अंदर क्यों उतरा? कारण क्या रहा जी। मूल? अ, इसके 2 कारण हैं। हम लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र की दुनिया में कहीं भी अगर हत्या होती है तो हमें अपना स्टैंड लेना होता है। ऐसे ही दुनिया के सारे जो लोकतांत्रिक देश हैं वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी देखें कि पड़ोसी देश में शांति रहेगी तो हम शांत रह पाएँगे। अगर पड़ोसी ही अशांत है, तो हम शांत कैसे रह पाएँगे? हमारी शांति भंग होगी, हमें दिक्कत होगी। तो हर शक्तिशाली देश अपने आस-पड़ोस में, पड़ोसी देशों में शांति बहाल करना चाहता है और वहाँ चूँकि संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष में हिंदू भी पिस रहा है और मुसलमान भी पिस रहे हैं। तो हिंदू का हित देखने वाला तो केवल एक देश ही था और कोई था नहीं। दुनिया में 200 से अधिक देश हैं, तो हिंदू के हित के लिए अगर कोई आवाज़ उठेगी, तो हिंदुस्तान से यानी भारत से उठेगी। इसलिए भी भारत को यह बीच में आना आवश्यक था और हमारी सीमा वो सुरक्षित रहे। फिर शरणार्थी समस्या आन पड़ी। बांग्लादेश से 1.1 करोड़ लोगों ने पलायन किया भारत की तरफ। 71 से पहले? जी, अच्छा, उसके कारण इस कारण से ये बड़ी समस्या आई। एक मूल मुद्दा वो भी हो गया। हाँ, बांग्लादेश बना जिस समय, उस समय ऐसा कहते हैं कि सेक्युलर देश के रूप में ही घोषणा हुई और वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री ने कि भाई मैं धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में या उसमें शपथ लेता हूँ। कुछ समय बाद में वो इस्लामीकरण भी हो गया। तो वैश्विक स्तर पर ये जो लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश ही रहना चाहिए, सेक्युलर देश रहना चाहिए, जी। क्या उन लोगों ने कुछ नहीं बोला? और इसका मूल कारण क्या रहा? धर्मनिरपेक्ष देश से सीधा इस्लामीकरण देश मतलब वो हुँ, सबसे पहली बात है, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द ही गलत है। धर्म से कोई निरपेक्ष नहीं हो सकता, सेकुलर हो सकता है। धर्म से निरपेक्ष तो होना यानी आप इस प्रकृति के विरुद्ध हैं। हुँ, प्रकृति भी अपना धर्म निभाती है, वस्तुओं का अपना धर्म गुण धर्म होता है, व्यक्तियों का आपसी व्यवहार, वो व्यवहार का अपना गुण धर्म होता है, रिश्तों का अपना धर्म होता है। तो धर्म कोई एक पूजा पद्धति से रिलेटेड नहीं है और फिर कोई राष्ट्र, कोई शासन धर्मनिरपेक्ष यानी अधर्म का पक्षकार होगा क्या? तो धर्मनिरपेक्ष नहीं, हम कह सकते हैं वो सेकुलर मार्ग पर चल रहे हैं। यानी कि उन्होंने यह तय किया कि हम शासन की दृष्टि से यानी शासक यानी हमारी सरकार किसी भी पूजा पद्धति के पक्ष या विपक्ष में काम नहीं करेगी। ये उन्होंने चुना और यह हिंदुत्व यही कहता है कि सबको सबका अस्तित्व समान है। हिंदू भी यही कहता है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू विचार पे चले, अगर बड़े रूप में कहें। हिंदू विचार भी यही है कि सब साथ चल रह सकते हैं, सह अस्तित्व को मानने वाला हिंदू है और यही सेकुलर शब्द कहता है। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा और आगे मूल में देखते हैं। 1971 में पाकिस्तान का अटैक हुआ भारत पर और साथ में बांग्लादेश जो बना, वहाँ पर वहाँ की मुक्ति वाहिनी खड़ी हुई, बंगला लोग खड़े हुए और भारत की सेना को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता लगी और भारत ने हमेशा विश्व शांति के लिए काम किया है। तो जब इधर से अटैक होगा, हमने कभी अटैक नहीं किया किंतु अटैक का यानी आक्रमण का उत्तर हमने मजबूती से दिया है और वहाँ से मुक्ति सेना चल पड़ी और इस संघर्ष में पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिक सरेंडर हुए हैं और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जो निर्णायक भी हुआ और 93,000 यानी इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर नहीं हुआ। अद्वितीय उदाहरण है ऐसा। अद्वितीय उदाहरण है और ये भारत के शौर्य का पूरी गाथा लिखी जाए तो बहुत शौर्य की विषय है किंतु उसका एक बहुत बड़ा ये चैप्टर इस है युग में। इस युग का जिसमें इतना सरेंडर हुआ लेकिन दुख की बात है इसको याद रखना चाहिए और जो बांग्लादेश बनाने का जो श्रेय लेते हैं जो लोग कि ये हमारे कारण हुआ
हमारे नेताओं के कारण हुआ, उनको ये भी याद करना चाहिए कि 93,000 को हमने पाकिस्तान भेजा सुरक्षित हुँ। युद्धबंदियों को, लेकिन अपने 54 युद्धबंदी वहाँ से ला नहीं सके। क्या मजबूरी थी? ये तो वही लोग उत्तर देंगे जो श्रेय लेते हैं। किंतु ये भी हुआ है। लेकिन ये इस विषय से थोड़ा हट जाएगा, ऐसे अनेक विषय आ जाएँगे। हाँ, हमें उस बात को ध्यान रखना है कि ये 71 के युद्ध के बाद में बांग्लादेश स्थापित हुआ और सबसे पहले उसको मान्यता देने वाला भारत था और तब से सेकुलर स्टेट के रूप में चला, किंतु बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। हम जानते हैं कि किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, किस मानसिकता के लोगों ने वहाँ पर इस तरह का अपना काम किया है। आगे भी अपन देखेंगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि बंग-बंग के आंदोलन में वहीं बांग्लादेश या बस पूर्वी बंगाल, बांग्ला के जो लोग, जो इस अभियान यानी भारत के साथ रहने के लिए उनकी एक विचारधारा उस समय अलग थी। 71 में उनकी मतलब 47 में एक विचारधारा, 71 में एक और विचारधारा, फिर कुछ वर्षों बाद में फिर वो इस्लामिक देश हो गया। ये विचारधाराएँ बदलती रही, इनकी एक विचारधारा पे स्थिर भी नहीं रहे, कारण क्या है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। अ, मूल रूप से हम देखें हैं कि उनका बंगला संस्कृति के प्रति लगाव था। भारत से लगाव था ऐसा नहीं कह सकते और विरोध था ये भी नहीं कह सकते। किंतु बंगला संस्कृति के लिए और बंगला भाषा के लिए उन्होंने एक रहने का यह युद्ध था उनका, एक तरह से संघर्ष था बंग-भंग के विरोध में और उन्होंने इसको अंजाम तक पहुँचाया। वहाँ तक वो पहुँचे। 71 यह स्थिति अलग थी और 47 की स्थिति यानी कितने वर्ष है, उतने वर्ष में अंग्रेज़ों ने अपनी जो चाल चली थी, जो उन्होंने फूट के बीज डाले थे, वो कहीं न कहीं फूट करके पनप करके बाहर आए। और उस समय भी सब के सब इस पक्ष में नहीं थे। उस समय भी गज़वाए हिंद को लागू करने वाले, उसको अमल करने वाले लोग थे। उन्होंने भी अपना काम किया है। लेकिन सबको साथ रखने वाला एक नेता बता दीजिए, जो 1905 से लेकर 47 तक वहाँ काम कर रहा हो। ऐसा कोई नहीं था। विभाजन करने वाले खूब लोग थे, उनकी सूची लिस्ट बनाई जा सकती है, लेकिन साथ रह कर के और सह-अस्तित्व को अपनाने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले कितने लोग थे? कोई नहीं था वहाँ। ये गज़वाए हिंद अभी बीच में आ ही गया है, हुँ। तो थोड़ा बहुत समझा दीजिए कि गज़वाए हिंद यानी क्या है? चाहते क्या है वो लोग गज़वाए हिंद के रूप में? बहुत कम शब्दों में अगर कहा जाए तो पूरे देश के अंदर मुस्लिम शासन को स्थापित करना, भारत के ऊपर। भारत के ऊपर। उसके लिए जो करना पड़े, वो सब वो जिस तरह के जिहाद करने पड़े, वो सारे के सारे अपनाना। ये गज़वाए हिंद, ये इसके बारे में मीडिया में आम चर्चा भी चलती रहती है और आपसी चर्चाओं में लोगों के ये शब्द देखने को मिलता है। बांग्लादेश में 47 के बाद, 71 के बाद में हिंदू घटे हैं। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, आस-पास के कोई भी अपने पड़ोसी देश हैं, हाँ, हिंदू घट रहे हैं। और यहाँ अगर भारत में देखें तो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये कारण क्या है? क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ तो अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए बहुत सारे कानून भी है और जनसंख्या भी हिंदुओं की जनसंख्या से ज़्यादा उनका बढ़ने का प्रतिशत है। तो मूल ऐसा कारण क्या है कि आस-पड़ोस के जो देश है, उसमें हिंदू घट रहे हैं, अल्पसंख्यक और जी, दूसरे जो है वो भी घट रहे जी। हैं। देखिए फिर वहीं से हम प्रारंभ करेंगे बात, जैसा आपने कहा। डेमोग्राफिक चेंज के लिए और डेमोग्राफी को सेम रखने के लिए प्रयत्न होने चाहिए। चेंज करने वाले अपना प्रयत्न कर रहे हैं। जिनको डेमोग्राफी बदलनी है और गजवाए हिंद करना है, वो अपना प्रयत्न सतत रूप से जारी रख रहे हैं। और जिनको इस बात से कोई चिंता नहीं है कि कौन कहाँ रह रहा है और डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, उन्होंने इस देश में 50 वर्ष तक राज किया है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में लगे हुए हैं। फिर सरकार ने परिवार नियोजन लागू किया। सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि यह केवल इस धर्म को मानने वालों के लिए लागू कर रहे हैं। किंतु जो इस हिंदू परंपरा से है,
वे सरकार के नियम को मानने वाले लोग, नियम से चलने वाले, प्रकृति को पूजने वाले, अपने धर्म को मानने वाले, किसी को परेशान न करना, किसी के ऊपर अटैक न करना, ये सब मानते हुए उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि यह लोकतंत्र नाम की जो शासन प्रणाली है, इसमें संख्या का कितना महत्व है। वो स्ट्रैटेजिक रूप से चल रहे हैं और यहाँ से सामान्य रूप से नियम मानते हुए चल रहे हैं। बस इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। नियम जो बने हैं वो सबके लिए बने हैं, किंतु नियम मानने वालों ने अपनी संख्या को संतुलित किया है और उन्होंने दिन दुनी और रात चौगुनी इस गति से, क्योंकि उन्होंने नियम नहीं मानना, यह मान करके ही इस देश में बचे रह गए, इसलिए वह बढ़ते जा रहे हैं। अब बात आती है बांग्लादेश या पाकिस्तान की। विभाजन के समय ये जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, वहाँ की जनसंख्या, हिंदू जनसंख्या 30%, 28 से 30 के बीच में लगभग थी। अब वहाँ घट कैसे गए, तो मैंने अभी बताया कि 1.1 करोड़ तो शरणार्थी आ गए, यानी उनका पलायन प्रारंभ हो गया। और पलायन कोई क्यों करता है? अपनी जमीन छोड़ना, अपना घर छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना, अपनी संपत्ति छोड़ना, अपने रोजगार के साधन छोड़ना, क्यों छोड़ता है? जब जीवन ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? जब ये प्रश्न आ जाता है तब वो छोड़ता है, अन्यथा नहीं छोड़ता है। जीवन पर संकट आ जाए या धर्म बचाना हो, तो जो धर्म नहीं बचा सके वे कन्वर्ट हुए होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके लिए प्रमाण ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं। और जो धर्म बचाना चाह रहे हैं वे कहीं छुप करके और दबे हुए बैठे हैं, और कुछ पलायन कर लेते हैं, कुछ मात्रा में हत्याएं, और कुछ मात्रा में उनके रोजगार छीनने के कारण वो धर्म बदल करके अपना धर्म यानी पूजा पद्धति उसको बदल करके संख्या उनकी भी उधर गिन ली जाती है। इस तरह के अत्याचार हुए हैं और उस कारण से संख्या वहां पर घटी है। आज की स्थिति 8 से 9% की है बांग्लादेश बांग्लादेश में। पाकिस्तान में 2% के अंदर आ गई है। एकदम सही। हाँ, और अफगानिस्तान में कतब से क्योंकि कट्टरपंथियों का दबाव पाकिस्तान में अधिक है। बांग्लादेश में फिर भी बीच बीच में इस तरह की सत्ताएं रही है जिन्होंने सबके सह अस्तित्व को स्वीकार किया है, इसलिए अभी तक 8 पे आए हैं। भविष्य क्या होगा ये तो आगे देखा जाएगा। अ, स्थिर सरकार रही, यानी राष्ट्रवादी सरकार कह सकते हो, या वहाँ की अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी सरकार रही? अभी थोड़े दिन पहले ही उनकी सरकार गिर गई, तो उसके कारण वहाँ के हिंदू मंदिरों पर हमले होने लगे। तो एक तो सरकार क्यों गिरी, उसका कारण क्या रहा और परिस्थिति क्या रही और किस कारण वो हुआ? और दूसरा, उनकी सरकार गिरते ही वहाँ के हिंदुओं पर हमले होने लगे। इस्कॉन मंदिर के ऊपर हमला होना शुरू हो गया, वहाँ के स्थानीय हिंदू जो पूजा मंदिर तो है उनके ऊपर हमला होना शुरू हो गया। मूल क्या कारण रहा? पूरे विश्व के इतिहास को भी अगर देखेंगे, मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। धन कमाने के लिए, संपत्ति कमाने के लिए और साम्राज्य फैलाने के लिए 2 कारणों से बड़ी-बड़ी सत्ताएं आई है और गई है। कुछ प्रत्यक्ष सामने दिखे हैं, कुछ अप्रत्यक्ष दिखे हैं। अप्रत्यक्ष सत्ताएं जिनको आज भारत में हम बड़े मंचों से भी सुन रहे हैं, डीप स्टेट, डीप स्टेट। बड़े मंचों से भी, और ये अभी हाल ही के कुछ दिनों से प्रारंभ हुआ है। किंतु जो अध्ययनशील लोग हैं वो इसके बारे में काफी वर्षों से चर्चा करते हैं, जानते हैं। बड़े मंचों से इसका नाम नहीं आता था। ये कोई फॉर्मल ऐसी कोई सरकारें नहीं हैं, ना कोई फॉर्मल इनका संगठन है, किंतु कुछ लोग हैं जिनको संपत्ति अर्जन करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनकी चलती रहती है। विभिन्न प्रकार के उनके एजेंट्स अलग-अलग देशों में होते हैं। उस राष्ट्र में, उस देश में अगर राष्ट्रवादी यानी अपने देश का हित, केवल अपने देश का हित सोचने वाली सरकार आ जाती है, तो उन लॉबीज का हित बाधित होता है।
और जब उनका हित बाधित होता है तो उनके वो काम की सरकार नहीं है। वो अपना एजेंडा, अपना काम, अपनी पैसा कमाने के लिए वो उस सरकार को गिराने के प्रयास करते हैं। और ये प्रयास 1 या 2 दिन के नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आज आंदोलन हुआ और कल सरकार गिरा दी और इस तरह से हो गया। अलग-अलग और कई तरह की वो चालें चलते हैं, लंबा दूरगामी करते हैं। दूरगामी करते हैं। हुँ। और उसमें भी एक योजना पे नहीं चलते हैं। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं और सेना में कुछ चल रहा है, कहीं स्टूडेंट्स के बीच में चल रहा है। ऐसा लगेगा नहीं उस डीप स्टेट का हाथ हाँ, है। हाँ, ऐसा नहीं लगेगा। हाँ। हाँ, कहीं किसी का प्रकृति का संरक्षण करने के लिए विरोध चलता दिखेगा, कहीं कोई बाँध का विरोध होते हुए दिखेगा। भारत में ऐसे दिखते हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार के विरोध के ऐसे करके और वो आंदोलन करते हुए दिखेंगे। कई तरह के एक्टिविस्ट दिखते हैं। उनका किसका दाँव कब ठीक पड़ जाए, ये वो प्रयास करते हैं। और बांग्लादेश में लंबे समय से ऐसा चल रहा था। ऐसा मीडिया की खबरों से अपने को जानकारी मिली है। और वो जानकारी यही है कि जो इस तरह के लॉबीज़ के लोग हैं और बड़े राष्ट्र हैं, उनका अपना सैनिक अड्डे बनाना, उनकी ज़मीन लेना, उनके संसाधनों पे कब्ज़ा करना, इस तरह का वो काम करते थे। और इसलिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने, शेख हसीना ने 1-2 स्टेटमेंट भी हमने सुने थे कि मैं कुछ भी हो जाए बांग्लादेश में इन बड़े राज्यों का इनको आने नहीं दूँगी। डीप स्टेट कौन? हाँ, डीप स्टेट नाम नहीं लिया उन्होंने। हाँ। उन्होंने कहा कि भई अमेरिका का हित यहाँ नहीं सधेगा, या इस तरह के उन्होंने बयान दिए। तो ये समझ में आता है कि ये यानी संघर्ष तो लंबे समय से चल रहा है। अब वो किस रूप में फूट करके और कब सत्ता को गिरा देगा, इसकी किसी को कल्पना नहीं होती है। मौके को वो मौके पर चौका लगाना जैसा कहते हैं। जब मौका आता है कि हाँ, ये हमारा आदमी अब यहाँ तक आ गया है तो इस तरह का काम कर सकता है। यही हुआ स्टूडेंट का विरोध के नाम से। और विरोध भी किस बात का? ये श्रीलंका में और अफ़गानिस्तान में यही डीप स्टेट ले जैसे हाँ, हाँ, रेस्पेक्ट इस तरह का ही है। इसी तरह का काम बहुत सारे, और जहाँ पर इस तरह का सत्ता का काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर युद्ध देखते हैं। हाँ, यूक्रेन रूस कह सकते हाँ, हो। यूक्रेन और वो देख रहे हैं। उधर इज़राइल और हमास का देख रहे हैं। तो इज़राइल हमास के युद्ध से लाभ किसको हो रहा है? हथियार किसके बिक रहे हैं? ये भी देख लेना चाहिए। हाँ, तो हथियार लॉबी जो है उसको सीधा-सीधा लाभ हो रहा है। तो वो शांति क्यों चाहेंगे? उनको शांति से तो नुकसान होता है ना उनके व्यापार। जहाँ युद्ध होगा वहाँ पैसे आएँगे। हाँ, वहाँ पैसा कमाएँगे। इस तरह के अनेक चीज़ें चलती हैं, जिनको खुले मंच पर कई लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। वो उनकी अपनी मजबूरी होती है, किंतु दिखता है। अ, सरकार चली गई उसके बाद में जो वहाँ के हिंदू मंदिरों पर, इस्कॉन मंदिरों पर हमला क्यों होना प्रारंभ हुआ? इसका क्या कारण रहा? हाँ, इसका मैं जब विचार करता हूँ, हुँ, अफ़गानिस्तान में सत्ता बदली हिंदू पर, हिंदू पर या अल्पसंख्यक बौद्ध, सिख उस पे अटैक हुआ। वो व्यापार के कारण गया हुआ है तो भी हुआ, वहाँ वो यात्री बन के गया तो भी हुआ, पर्यटक बन के गया तो भी हुआ। हुँ, किसी अन्य जगह पर जहाँ भी ऐसी छोटी-मोटी सत्ता परिवर्तन, छोटी-मोटी घटनाएँ होती है, वहाँ पर अटैक सबसे पहले हिंदू, बौद्ध, जैन इन पर होता है। कारण क्या है? तो बायोलॉजी का आदमी हूँ और हालाँकि इसको मानता नहीं हूँ मैं, क्योंकि जब हिंदुत्व की बात करता हूँ तब सिद्धांत मान नहीं सकते क्योंकि ये ठीक नहीं है, सत्य नहीं है। किंतु यदि डार्विन और इनको मानते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये हिंदू चिंतन में ये ठीक नहीं है। हम अंत्योदय को मानते हैं, किंतु प्रकृति में अगर देखते हैं, जंगल में भी हिरणों का झुंड है, उसमें से सबसे पहले किसका शिकार होगा? जो दूर खड़ा रहेगा, सबसे अलग होगा, अलग होगा, असंगठित है, असंगठित है। कम संख्या में होगा और कमज़ोर होगा, जिसके भागने की स्पीड भी नहीं होगी और वो अपने सींग का उपयोग करके और पेट चीरने का भी मादा नहीं रखता, उसको नहीं आता, वो शिकार होगा। हिंदू की स्थिति जहाँ-जहाँ ऐसी है,
जहाँ जहाँ असंगठित है, जहाँ जहाँ संख्या में घटता जा रहा है किसी भी कारण से, वहाँ उनके ऊपर अटैक होगा। अब एक व्यक्ति को मारने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो जाएगा उनको, तो उनके आस्था के केंद्र को नष्ट किया जाए, उनका आत्मविश्वास डाउन हो, उनके श्रद्धा के केंद्र खत्म होंगे तो वो हताशा में धर्मांतरण करेंगे, पलायन करेंगे कि भाई तुम्हारे भगवान का भी हमने मंदिर तोड़ दिया, अब कहाँ जाओगे? इस तरह का भी चिंतन लेकर के तो आप इतिहास में भी देखें, हमारे पुस्तकालय जलाए गए, हमारे मंदिर तोड़े गए। मंदिरों से बैर नहीं था, किंतु मानसिक रूप से दबाव में लाने के लिए इस तरह के स्थलों पर अटैक होता है। और अभी बांग्लादेश में 1700 अटैक ऐसा बताया जा रहा है कुल मिलाकर के, उसमें से 1048 के करीब मंदिरों पे अटैक, इस तरह की संख्या बड़ी देख मात्रा करके है। बड़ी मात्रा में। और ऐसा नहीं है कि एक जगह पर, ये 59 जिलों की घटनाओं का टोटल है। और केवल कितना, अगस्त से लेकर अब तक बहुत कम समय में इतने ज़्यादा। हाँ, ये अटैक हुए, इतने मंदिरों पर अटैक हुए। और वहाँ छोड़िए, भारत में हो रहा है ना, भारत में भी हम देखते हैं ना इस तरह के अटैक होते हैं। किंतु अभी बात बांग्लादेश की हो रही है, तो वहाँ पर 3-4 तरह के बड़े अपराध, जिसमें मंदिर पे अटैक करना, जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी, हमला करना, दुर्गा पंडालों पर हमला करना, अपहरण करना और महिलाओं का बलात्कार और हत्या करना, ये जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है। और ये बड़ी मात्रा में वहाँ पर हुआ है। और बहुत बड़ी संख्या शहरों से, नगरों से दूर जंगलों में रहने पर मजबूर रहती है, और उनका पलायन भी प्रारंभ हुआ है। भयावह स्थिति है। और ये सत्ता बदलने वाले कौन थे, किसकी बदली, कौन आए, किंतु सॉफ्ट टारगेट हिंदू है। हिंदू। अन्य लोग भी हैं, हम्म। बौद्ध भी हैं वहाँ पर, 2% के लगभग हैं, उनकी भी स्थिति यही है जो वहाँ हिंदू की स्थिति है। यानी बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, ये जो सतत झगड़ा चल रहा है, वो फिर हम विश्व की राजनीति में आ जाएंगे, वो उसका प्रभाव यहाँ दिखता है। बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, यानी जो अल्लाह में ईमान रखता है वो हमारा है, बाकी सब काफिर हैं, और इनका कुछ भी कर सकते हैं, वो छूट है। इस नीति के अंतर्गत ही ये सारा होता है। क्या जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ पाकिस्तान जैसा रुख अपना रहा है, यानी क्या बांग्लादेश ही पाकिस्तान बन रहा है? ऐसी स्थिति में आ गया हाँ, है क्या? ये विभाजन के समय भी बहुत लोग वहाँ थे जो पाकिस्तान की तरफ झुके हुए थे, और 71 में उनकी ज़्यादा नहीं चली, किंतु 75 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या पूरे परिवार की। और जो बचे वो कैसे बचे, वो हमने मीडिया में कहानियाँ सुनी हैं कि जो उस देश में ही नहीं थे, हम्म। शेख हसीना वहाँ नहीं थी, वो बच गई। यानी कत्लेआम, ये एक सामान्य सी संस्कृति मतलब की तरह व्यवहार वो लोग करते हैं। सबको खत्म कर दिया, उसको क्रांति नाम दिया, क्या दिया वो जाने, किंतु समाप्त करके। और जब जो बाद में सत्ता में बैठे, उन्होंने इस्लामीकरण की तरफ, कट्टरपंथी की तरफ अपना रुख अपनाया, संविधान में संशोधन किया, सेकुलर शब्द को हटाया, और उर्दू की तरफ बढ़ने लगे। फिर भी बीच के काल में और सत्ताएं बदली, ये ब्रेक लगता रहा। भारत के पड़ोस देश में तो सेकुलर शब्द हटाया जा रहा है और भारत में डाला है। जबरदस्ती डाला जा रहा है। उसका कारण तो है कि भारत को सेकुलर बनने की आवश्यकता नहीं है, पहले पहले संस्कृति है जो सबको यानी सबको साथ लेकर के चलना, जहाँ हिंदू है वहाँ सेकुलर है। सह अस्तित्व, हम सबको सह अस्तित्व में मानते हैं कि सबका अस्तित्व साथ चले। तो इसलिए हमें सेकुलर अलग से बनने की आवश्यकता नहीं है, हम उससे बड़े सेकुलर तरह के, यानी हम किसी को इस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं कि इसकी पूजा पद्धति है, तो उसमें सेकुलर शब्द की आवश्यकता नहीं। जहाँ हिंदू है वहाँ सेकुलर अलग से लाना ही नहीं पड़ेगा, सेकुलर है वहाँ हम्म। पहले से ही है। तो उनको सेकुलर बनना है जो एक पंथ की तरफ झुके हुए हैं। और वर्तमान में बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी, वो कट्टरपंथ की तरफ अधिक जा रही है। एक ध्यान देने की बात है, पाकिस्तान से एक विमान मालवाहक जहाज
पहली बार 71 से लेकर के आज तक में पहली बार बिना किसी जांच के डायरेक्ट सीधा बांग्लादेश उतरा है और माल उतारा गया है, जबकि फिजिकल हाई सिक्योरिटी जांच के बाद पाकिस्तान से कोई भी माल आता था। तो ये सिद्ध करता है कि उसका झुकाव अब पाकिस्तान की तरफ है। दूसरा, ढाका विश्वविद्यालय और एक और विश्वविद्यालय है, 2-3 विश्वविद्यालयों ने पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों से MOU किया है, टाई अप हुआ है उर्दू भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जहाँ भाषा ही नहीं है उर्दू, बांग्ला भाषा है वहाँ तो। बांग्लादेश का जन्म बांग्ला भाषा की अस्मिता के लिए हुआ है। अब वहाँ पर उर्दू भाषा को थोपने के लिए उसको बढ़ावा देने का काम प्रारंभ हो रहा और है। कुछ विश्वविद्यालय के फोटो और वीडियो आ रहे हैं, वहाँ भारत का झंडा लगा हुआ है बाहर गेट पर और वहाँ के विद्यार्थी उसके ऊपर से जा रहे हैं। ये भी स्थिति वहाँ हो रही है। हाँ, इस तरह की स्थितियां तो अब निकृष्टतम मानसिकता की होती है, क्योंकि भारत विरोध, और भारत विरोध का मतलब पाकिस्तान का समर्थन, उसको सिद्ध करने के लिए है। और इस तरह की बातें भी हो रही है कि हम भारत के एंटी हैं, हम भारत के विरुद्ध रहेंगे, और हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर पड़ोस में चारों तरफ से इस तरह की बातें आती है तो भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था उसको चाक चौबंद करनी चाहिए। जब चारों तरफ से इस तरह का दिख रहा है तो हमारे संबंध किस तरह से ठीक बने, इसके ऊपर भी काम करना चाहिए, और हमारी सुरक्षा के लिए हमें 1% भी शिथिलता नहीं रखनी चाहिए। हम्म अ, भारत आज पूरी दुनिया में अपना नाम रखने वाला, स्थान रखने वाला देश है। जब भी कुल मिला के अभी चाहे यूक्रेन रूस वाला जो युद्ध हो, चाहे इजराइल का जो उसमें जो युद्ध चल रहा है वो हो, और कैसी भी स्थिति हो, तो भारत प्रमुख निर्णय में खड़ा रहता है। भारत के ही पड़ोसी देश में, जहाँ भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदुओं का देश है, और पड़ोसी देश में हिंदुओं का ही अपमान हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है। भारत क्या कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसा कोई समाचार भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? भारत यानी भारत सरकार। भारत सरकार, हम्म, और तो कौन करेगा? बाकी कुछ हिंदू लोग तो आंदोलन भी कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, पर होना क्या है जब सरकार ही कुछ नहीं कर रही है? देखिए, भारत सरकार की अ, अगर स्वतंत्रता से लेकर के अब तक देखें तो अनेक बार मजबूत स्थिति रही है विश्व में, क्योंकि हमने अपना मार्ग चुना है, हमने किसी के पीछे चल करके काम नहीं किया है, और धीरे धीरे इसमें मजबूती आई है, दृढ़ता आई है। और विशेषकर 2014 के बाद से हमने अपना स्पष्ट मत रखना प्रारंभ किया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हम किसके साथ रहेंगे, इसके लिए अनेक लोगों ने, अनेक देशों ने दबाव डाला, किंतु हमने अपना दृढ़ निश्चय बताया कि हम विचार करेंगे और हमारे हित की बात करेंगे, यानी इंडिया फर्स्ट, भारत प्रथम। और भारत प्रथम रख करके हमने काम किया। उसका प्रभाव ये हुआ कि जहाँ कहीं भी विश्व में अशांति होती है, युद्ध होता है, तो बीच बचाव के लिए भारत की तरफ देखना प्रारंभ हुए हैं, यानी हम अपनी स्थिति में ठीक हुए हैं। अभी निर्णायक भूमिका में कब आ जाएंगे, हो सकता है थोड़ा समय लगे, किंतु ये विषय अलग है। विश्व में हमारी पैठ बड़ी है, विश्व हमारी सुनने लगा है, क्योंकि हम अपने स्पष्ट रूप को रखते हैं और हमारी शक्ति भी बड़ी है, इकोनॉमी भी बड़ी है, हमारी सेनाओं का भी बल बड़ा है, हमारे वैज्ञानिकों ने भी काम किया है, यानी हर तकनीकी दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं। बांग्लादेश या पड़ोसी जो राज्य हैं, जो हमारे अ, मित्र होने चाहिए, पड़ोसी, ऐसा कहा जाता है 7 सुख, उसमें से पड़ोसी सुख है। उसमें, हाँ, उसमें पहला जो सुख है वो निरोगी काया, किंतु दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाता है कि अच्छा पड़ोसी। ऐसा हाँ, दूसरे तीसरे पे आ जाता है। तो पड़ोसी से संबंध हमारे ठीक रहें, ये तो आवश्यक है, किंतु अन्य लोग जिनका हित टकराता है भारत से, जिनको लगता है कि भारत की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, ये मार्केट हमारे लिए अच्छा है,
और उनके हाथ से मार्केट निकल जाता है, उनका हित नहीं सधता है, क्या करेंगे? पड़ोसी को कहेंगे उँगली करो। ये सामान्य है, गली के लोग भी ऐसे, मोहल्ले के लोग भी कर लेते हैं। तो वो अपने एजेंडा को पड़ोसी देश में चलाएँगे। और वैसे भी धार्मिक कट्टरता को देखते हुए 2-3 पड़ोसी हमारे इस तरह के हैं, तो वहाँ पर किस तरह से भारत के विरोध को उभारा जाए, उसके लिए चाइना जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगा। तो बांग्लादेश में अभी चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब काम है। अमेरिका वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी माननी ही होगी, उसके एजेंडा पे चलेगा वो राष्ट्र। तो इस तरह से अमेरिका और चाइना का जब यहाँ पर सीधा-सीधा और फिर पाकिस्तान का इन्वॉल्वेशन हो जाना, तो 2 तरफ से भारत को घेरा जा सकता है। इस स्थिति में से निकाल करके बांग्लादेश से अच्छे संबंध बनाने के लिए भारत सरकार को थोड़ी गति बढ़ानी चाहिए और वहाँ पर स्टेबल सरकार आए। कौन व्यक्ति बैठता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो स्थायी सरकार आए, दूसरा वहाँ पर विकास कार्यों को बढ़ावा दें। हमारा भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे यहाँ से भी खूब इन्वेस्टमेंट होता है उधर और व्यापार भी हमारा अच्छा खासा है। तो हम बार्गेन करने की स्थिति में आए। हम अपनी नीतियों को, अपने हित की नीतियों को उनसे लागू करवाने की स्थिति में तब आते हैं, जब हमारा भी उनसे अच्छा संबंध होता है और हमारा व्यापारिक संबंध भी होता है। तो इस स्थिति के बारे में विचार करने की आवश्यकता होती है और सभी पड़ोसी से हमारे अच्छे संबंध हो। न केवल बांग्लादेश से, नेपाल से भी, श्रीलंका से भी, जहाँ-जहाँ सरकारें गिराई गई है, वहाँ पर हम समय रहते हुए चेते नहीं हैं, ये तो पक्का दिखता है। यहूदी किसी भी दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर यहूदी के ऊपर कहीं भी संकट आता है, तो इज़राइल एक आवाज़ में खड़ा होता है, पूरी दुनिया के यहूदी एक साथ में खड़े होते हैं। भारत भी हिंदुओं का देश है और भारत के बाहर जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ के हिंदू को कुल मिला के कह सकते हैं ख़त्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। नहीं तो भारत का हिंदू क्या कर रहा है या भारत देश जो हिंदुओं की वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है इस विषय को लेकर के? जी। हाँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, हिंदू कभी प्रसारवादी नहीं रहा, वरना दुनिया के दूर-दूर तक के देशों में हमारी संस्कृति के संकेत आज भी दिखते हैं। पुराने मंदिर दिख जाते हैं, पूजा स्थल दिख जाते हैं, हमारे निर्माण दिख जाते हैं, हमारी संस्कृति की पहचान कहीं न कहीं दिख रही है। यानी हम लोग वहाँ थे। किंतु हमने ये कहा कृणवंतो विश्वमार्यम, हम सबको सुसंस्कृत सभ्य बनाएँगे। हमने ये नहीं कहा कि भई हम सबको हिंदू बना देंगे, ये सोच कर के नहीं चले। सबको सभ्य बनाना, सुसंस्कृत बनाना, पूजा पद्धति उनकी जो है वो रहेगी। इस कारण से दुर्भाग्य से यह एक ही राष्ट्र है, एक ही देश है हमारे लिए। अन्यथा अब तक तो हम कहाँ से कहाँ होते। और वो ठीक भी है। किसी की पूजा पद्धति बदलने के प्रयास के स्थान पर वो सुसंस्कृत हो, सभ्य हो, पूरा विश्व जो है वो अ, आगे बढ़े और ये हमारा विचार है और इस पर हमें चलना है, पहली बात तो ये है। और इस कारण से हिंदू का प्रसार भी हुआ, अलग-अलग स्थानों पर भी रहा, जुड़ाव भारत से रहा। आज जो दिख रहा है कि बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान या वहाँ तक अत्याचार हो रहे हैं, वो हमारा ही तो था। हुँ। वो राष्ट्र कोई और तो था नहीं, वो था तो हमारा ही। वहाँ से कम होते-होते, भागते-भागते वहाँ संख्या कम रह गई और जैसा मैंने कहा कि सर्वाइवल और फिटेस्ट ये जंगलों में होता है। हिंदू इसको नहीं मानता है, हिंदू हिंदू तो मानता है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो, अंतिम व्यक्ति भी विकास करे, आगे बढ़े, ये मानवीय गुण होना चाहिए। अब जंगल के नियम को मानव पे थोपेंगे और हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाएँगे, तो संख्या घटेगी, अत्याचार होगा। उसका प्रतिकार करने के लिए संगठित होना
और जैसा आपने कहा कि इज़राइल जिस तरह से करता है, उस तरह से कुछ काम हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हुए। यमन में युद्ध हुआ, बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किए। यूक्रेन के अंदर से बचा कर के लाए गए, अफ़गानिस्तान से बचा कर के लाए गए। जहाँ आवश्यकता होती है, जितनी लाइज़निंग होती है, उतना काम करते हैं। एग्रेसिव होकर के अपने हिंदू को मानने वाले, तो वो अभी तक नहीं हो रहा है। और कानून बना सीएए, वो भी इसीलिए बना कि दुनिया भर में कहीं भी प्रताड़ित हिंदू है और वो यहाँ आ गया है, तो उसको नागरिकता देना। तो इस दिशा में कदम तो बढ़े हैं, और अधिक तीव्रता से कदम बढ़ाने की आवश्यकता मुझे लगती है। चाइना देश है जो दुनिया में ऐसा कह सकते हैं तख्तापलट भी करता है। ये श्रीलंका का किया, यहाँ भी हाथ हो सकता है। ये इस्लामिक देश में इन्वेस्टमेंट तो खूब करता है, पाकिस्तान में भी करता है, बांग्लादेश में भी करता है, अफ़गानिस्तान में भी वो स्थिति है। पर उसके देश में इस्लाम की स्थिति क्या है? मुसलमानों की स्थिति क्या है? वहाँ की मतलब वहाँ कुल मिला के जीने नहीं दिया जा रहा है। और वहीं दूसरा धर्म है, वैसे वो सेकुलर देश है, मतलब वो कम्युनिस्ट ऐसा कह सकते हैं। पर वहाँ वो जो लोग हैं वो आराम से रह रहे हैं। उनके पूजा स्थल ठीक है, मतलब उनको कोई कुल मिला के तोड़ा नहीं जा रहा है, पर मस्जिदें तोड़ी जा रही है, ऐसा क्यों है? चाइना की आप कहानी पढ़ेंगे, हुँ, चाइना में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम बांग्लादेश से बाहर आज नहीं जाएँगे। हाँ, एक ऐसा समय आया है, जितने प्रतीक हैं पुराने, उनको नष्ट करने के लिए लाल फौज लगी थी, रेड गार्ड्स। हुँ, जो भी पुरानी पद्धतियों को चला रहे थे, उन बुजुर्गों की हत्या की गई थी, बिना किसी भेदभाव। कोई पंथ, कोई मज़हब, कोई धर्म, किसी को नहीं छोड़ा। सब कुछ नया कर देंगे। और वो इतने अनियंत्रित हो गई थी रेड गार्ड, कि फिर उनको भी नष्ट करने के लिए प्रयास करने पड़े। बड़ा ज़बरदस्त अत्याचार हुआ था। और ये विचार था कि धर्म विहीन स्टेट, जैसा पूरी कहा दुनिया ऐसा हो जाए। हाँ, पूरी दुनिया ऐसी हो जाए और धर्म का कोई संकेत ही न बचे। उसके बाद से ये आगे बढ़े और थोड़ा-थोड़ा संशोधन होता गया। अभी वर्तमान में वह पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्थिक रूप से वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, बाकी सब मामलों में वो साम्यवाद की तरफ है। तो इस तरह का उनका मिक्स है। इसलिए वो किसी अन्य मज़हब को बढ़ने नहीं देते, किसी भी धर्म को। और बौद्ध भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। और मुस्लिमों को उनके अपने प्रतीक को प्रदर्शित करने की छूट वहाँ पर नहीं है। दाढ़ी नहीं रख सकते, सार्वजनिक रूप से नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इस तरह के उनके ऊपर प्रतिबंध है। किंतु उसका शासन-प्रशासन प्रणाली अलग है और हमारी अलग है। हम उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो मूल रूप से सबको साथ लेकर चलने वाले हैं ना। हुँ, हुँ। तो उनके पद्धति पर हम कोई प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। वो अपनी पद्धति को अपनाएँ। दूसरे को व्यवधान नहीं हो, इसको समझ करके सबको जीने की आवश्यकता है। हिंदू शरणार्थी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। कहीं होंगे तो भी वो उस कुल मिलाकर के वहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करते हैं, है भी नहीं। पर अभी रोहिंग्या शरणार्थी भारत की ओर आ रहे हैं। तो वो भारत ही क्यों आ रहे हैं? कहीं और क्यों नहीं जा रहे? बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे हैं या और देशों में क्यों नहीं रुक रहे? सीधे भारत ही आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? फिर जंगल के नियम की बात करूँगा। जो घास चरने वाले जानवर हैं, वो कहाँ जाते हैं? घास खाने जाते हैं। जहाँ आसानी घास से मिल जाए, जहाँ शिकार करने वाले नहीं हो, उधर ही जाएँगे ना। जहाँ शिकारी नहीं हो, उसका खतरा कम हो, और जहाँ हरी-हरी घास, नरम-नरम घास चरने के लिए मिल जाए। और वो भारत प्रोवाइड करता है, भारत के लोग प्रोवाइड करते हैं। हम दयालु हैं, वो घुसते हैं और जब वो बड़ा कोई संकट पैदा करते हैं तब हम जागते हैं, उससे पहले जागते नहीं हैं। और फिर शिकार तो यहाँ होता ही नहीं है, यहाँ तो सबको जीने का अधिकार है। और फिर स्ट्रैटेजिक रूप से, रणनीति रूप से गजवाए हिंद को लेकर के आने के लिए
अंदर आने के बाद में यहाँ के लोग उस चीज़ को प्लान करते होंगे, ऐसा दिखता है कहीं-कहीं कि कहाँ पर अब इनको बसाना है, ये इस तरह का कुछ होता होगा। कहीं-कहीं दबी ज़ुबान में ये बातें सुनाई देती है कि ये प्लान के अंतर्गत इस तरह का है कि जहाँ संख्या कम है वहाँ उनको ऐसा क्या है, अगर वो अंदर घुसते हैं, तो बसना तो वहीं चाहिए, जो सीमावर्ती है, हाँ, उधर से जब आते हैं। ये तो राजस्थान के ठेठ जैसलमेर, उत्तराखंड और दूर-दराज इलाकों में जा-जा करके, गाँव में जा-जा करके बस रहे हैं। मैंने कहा ना कि जहाँ घास चरने वाले कम है वहाँ जाएँगे ना, हुँ, कि भई वहाँ घास कम है, घास जो खूब है, चरने वाले कम है, शिकारी कम है। तो वो अपनी सुविधा को देख कर के और कुछ लोग योजना करके, प्लान करके उनको बसाने का काम करते होंगे, ऐसा लगता है। और ऐसी कई बार रिपोर्ट्स आती है कि उनके आधार कार्ड बन रहे हैं। तो भारत में भी भ्रष्ट लोगों की पर्याप्त एक लंबी सूची है, जो दिखते तो नहीं है, तो वो उनके रिकॉर्ड्स भी बन जाते हैं, उनके कार्ड्स भी बन जाते हैं और वो वहाँ के नागरिक बन जाते हैं। इस तरह का समाचारों में कभी-कभी देखने को मिलता है। देश का विभाजन हुआ 47 के अंदर, मुस्लिम लीग ने ऐसा चाहा कि भई हम पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसी सीधी घोषणा हुई कि भई मुसलमान वहाँ चला जाए, हिंदू इधर आ जाए। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं, वो कुछ मुसलमान जो यहाँ रुक गए, वो कह रहे हैं कि हमको भाई भारत में रहेंगे क्योंकि हमारी मातृ वतन यानी मातृभूमि यही है और हम यहीं रहना चाह रहे हैं। तो जब वो यहाँ सेकुलर रूप में रहे, कि हम इस देश को अपनाएँगे, इस संस्कृति को अपनाएँगे इसलिए यहीं रह रहे हैं। तो फिर यहाँ के आज के जो मुसलमान हैं, तो उन्हीं के पूर्वज? तो वो क्यों आज वक्फ बोर्ड की माँग कर रहे हैं? क्यों वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा ये ढाँचा खड़ा हुआ? क्यों बुर्के की आवश्यकताएँ पड़ रही है उनको? क्यों ये अलग-अलग जो एजेंडे लेकर के खड़े हो रहे हैं, ऐसा हुँ, क्यों हो रहा है? हुँ। पहले बात तो अपन इसको ठीक से ध्यान में रखें कि जब ये मतदान हुआ कि आपको कहाँ रहना है, तब ये तय नहीं था कि मुसलमान उधर रहेगा, हिंदू इधर रहेगा। हाँ, द्विराष्ट्र सिद्धांत ये चला था और मुसलमान को एक अलग राष्ट्र चाहिए। और सबसे ये पूछा गया कि भई आप कहाँ रहना चाहते हैं? तो अधिकांश ने कहा कि भई हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहेंगे। और 95% से अधिक मुस्लिमों ने इसको चुना था। वो चाहे कलकत्ता में रह रहा था, चाहे यूपी में रह रहा था, चाहे मध्य प्रदेश में रह रहा था और चाहे राजस्थान में रह रहा था। वो जहाँ भी रह रहा था, उसने वोटिंग पाकिस्तान के समर्थन में की। इसके बाद में जब आज़ादी मिली, तो अम्बेडकर जी का ऐसे वक्तव्य आता है कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हो ही गया है, तो जनसंख्या का पूर्ण परावर्तन मुस्लिमों ने अपना मुसलमानों ने राष्ट्र मान लिया, देश मान लिया, तो वो वहाँ चले जाएँ और वहाँ जो भी हिंदू हैं, वो सब इधर आ जाए, उसके बाद के काम हमें करने चाहिए। किंतु राजनीति ऐसा कहते हैं ना गंदी चीज़ है, उसका कारण है कि अच्छे लोग नहीं थे। अच्छे लोग होंगे तो राजनीति भी अच्छी हो जाएगी। देखते ही हैं, अनेक स्थानों पर अभी दिखता है। गंदे लोग राजनीति करेंगे, राजनीति गंदी हो जाएगी। उन्होंने इस चीज़ को माना नहीं और जो जहाँ रहना चाहता है उसको स्वीकार किया जाए। वैसे ये भारत का मूल विचार भी है। हम सह-अस्तित्व को मानते हैं ना, तो उसको मान करके स्वीकार कर लिया। भूल कहाँ हुई इसको विचार करने की बात है और भूल नहीं हुई तो उसको किस तरह से स्वीकार करना था उस पे भी कोई विचार नहीं हुआ। जो जैसे रहना चाहता है हो गया। फिर संविधान बना, तो हमने उसी संस्कृति को लेकर के हम चल रहे हैं। आज भी हमें अपने संविधान में अपनी संस्कृति दिखती है, तो हुँ। उसको मानेंगे हम। लेकिन रहने वाला किस उद्देश्य से रह रहा है, इस पर चिंतन नहीं हुआ। उसको यहाँ रह कर के क्या करना है, एक नया पाकिस्तान बनाना है या क्या ऐसा उद्देश्य लेकर के रह रहा है, इस पर कभी चिंतन नहीं हुआ। रह लिए, उसके बाद में लगा कि अब ये जब वोट करने के लिए सबको मताधिकार मिला है, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या एक साथ किस तरफ और कैसे आ सकती है, खेल वहाँ से प्रारंभ हुआ, जिसको हम कहते हैं तुष्टीकरण।
तब निकल करके आता है वक्फ बोर्ड, तब निकल करके आता है कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ, तब ऐसी चीजें सारी निकल करके आती है। और तब एक बार सुविधा कोई लेता है तो उसके प्रति उसका आग्रह रहता ही है कि और सुविधा मिले और सुविधा मिले। इस तरह से ये चीजें बढ़ती गई, इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। भारत में ऐसा बोलते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, हम्म, और वहीं अपन कहीं शहरों की बात करते हैं तो भाई यहाँ कौन सी जाति बहुल्य है? तो 2-3 जाति की ये बहुल्य है और ये 2-3 जाति अल्पसंख्यक है, मतलब अल्पतम है। तो भारत में तो अधिकतम ऐसे कह सकते हैं कि भाई मुसलमान जो है वो द्वितीय अधिक आबादी वाला ये है जो धर्म, या कह सकते हो लोग हैं। अल्पसंख्यक में तो यहूदी आएंगे, फारसी आएंगे, या बहुत जैन अगर ऐसा मानते हैं तो वो आएंगे। इस्लाम अल्पसंख्यक कहाँ से हो गया फिर अब? विश्व में धार्मिक अल्पसंख्यक इस तरह से शब्द चलता है, और भारत में भी इस शब्द को अपनाया गया, लेकिन उसकी कोई सीमा तय नहीं हुई कितने प्रतिशत जनसंख्या को हम अल्पसंख्यक कहेंगे, ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। और ये भी उसी तुष्टीकरण के कारण हुआ, पहली बात तो ये हो गई। और आप जैसा कह रहे हैं कि दूसरी बड़ी संख्या इससे, हिंदू से। हिंदू से। हम्म। अब देखिए राजनीति खेल कैसे करती है, जब चुनाव आते हैं तब गिनती होती है, ये इतने जाट, इतने राजपूत, इतने ब्राह्मण, इतने एससी, इतने एसटी, उसमें भी विभाजन है, हम्म। अति पिछड़ा, पिछड़ा, पिछड़ा। फिर उसमें विभाजन है, इतने कुर्मी, इतने वो, है ना। ऐसे विभाजन करने से अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक हो गए। अगर मुसलमान एक गिना जाता है चुनाव के अंदर और अन्य जातियों को जब बांट करके गिना जाता है तब तो वो बहुसंख्यक होते हैं। बहुसंख्यक। तो चुनाव में ऐसा क्यों नहीं गिन लेते कि इतने हिंदू इतने मुसलमान। और इतने अहमदिया हाँ। हैं, ऐसा नहीं गिनते हैं ना। हम्म। तो भाई एक लाइन पे तो रही है। हम्म। अगर अल्पसंख्यक है तो फिर हिंदू एक तरफ पूरे गिन लिए जाए चुनाव के समय भी, उससे आपका काम चले। और एक तरफ मुसलमान, एक तरफ बौद्ध, जैन, सिख, जिसको भी आप धार्मिक रूप से मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। चुनाव के समय जाति में विभाजन कर देंगे, अल्पसंख्यक गिनने के समय हिंदू एक तरफ गिन करके और एक तरफ मुसलमान गिना जाएगा, तब कहेंगे ये अल्पसंख्यक है। तो इस तरह की चीजें देश में राजनीति के कारण ये सारा कुछ होता है। संविधान में इस तरह की कोई परिभाषा अ, मेरे ध्यान में अभी तक नहीं आई है कि अल्पसंख्यक इतने प्रतिशत जनसंख्या से या इससे कम होने पर कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इस चीज को तय करने की आवश्यकता समय के अनुसार आती हुई दिखती है, लेकिन ये अपना काम नहीं है, यह संसद का काम है। और जब इसकी तरफ ध्यान जाए और अगर कोई काम करेंगे तो कितने व्यवधान आएंगे इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इतना सरल काम तो नहीं है, किंतु इसको भी तय करने की आवश्यकता लगती है। अगस्त महीने से लगभग वहाँ से उसमें प्रारंभ हो गए थे बांग्लादेश में हमला। तो अभी वहाँ जो अल्पसंख्यक चाहे हिंदू, बौद्ध, जैन जो भी स्थिति में है, वहाँ की अभी वर्तमान स्थिति चल क्या रही है? अभी की क्या स्थिति है वहाँ? अभी की स्थिति को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि 30 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में पुलिस में एक भी सब इंस्पेक्टर स्तर का कोई व्यक्ति धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में वहां पर नहीं है, बौद्ध भी नहीं है और हिंदू भी नहीं। हटा दिया वहाँ से? इस्तीफे देने पड़े, अच्छा। जबरन इस्तीफे मांग लिए गए, कोई अभियोजन लगा करके नौकरी से बर्खास्त किए गए। आज की तारीख में एक भी नहीं है। इसी तरह से 1500 शिक्षक थे जो पढ़ाते थे, उनसे जबरन इस्तीफे लिए गए। तो रोजगार छीना जा रहा है। प्रशासन में उनकी स्थिति कमजोर थी ही, उससे भी कमजोर तर होती जा रही है। राजनीतिक रूप से जो कुछ वहाँ नेतृत्व करता थे, उनको जान बचा करके छुपने की स्थिति है।
महिलाओं को घर से निकाल करके बलात्कार और इस तरह की हत्याएं वहाँ निरंतर एक तरह का रूटीन सा हो गया है। बच्चों की हत्याएं वहाँ रूटीन है। जबरन धर्मांतरण बच्चों का ये वहाँ पर चल रहा है और कट्टरपंथी जो कर सकते हैं वो सारा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के बड़ी दयनीय स्थिति में वहाँ का हिंदू है। यह चिंतनीय विषय है। कहीं पर भी मानव अधिकार की आवाज उठती हुई दिखाई नहीं देती है, कहीं से भी। अब तक भारत जैसे देश में अगर इसका 0.01% भी कुछ हुआ होता तो मानव अधिकार के झंडे बुलंद हो जाते और कितने ही लोग खड़े हो जाते। वही लोग भारत में रहते हुए वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार। ये संसद भवन में कुछ लोग जब शपथ लेते हैं तो जय फिलिस्तीन के नारे से लेते हैं और अभी संसद भवन में एक विपक्ष की जो है सांसद उसने फिलिस्तीन का एक बैग लेकर के और अभी चर्चा का विषय भी बना। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो पहली बार जब वो देखा टीवी पर मुझे लगा कि कोई फैशनेबल बैग लेकर के जा रही होगी, फैशन ले सकती है। सामान्य लोग ऐसे ही देखते हैं। बड़े नेता हैं, फैशन का कोई बैग लेके जा रही होगी। गौर करने पर समझ में आया कि ये इस तरह का। और उसका प्रत्युत्तर भी एक दूसरे दिन एक दूसरे दिन सांसद ने 1984 लिख करके, तो वो उत्तर हो गया। उससे अधिक उत्तर की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा कर रहा है यानी आपको दुनिया देख रही है, समझ रही है और अपनी भावना भी व्यक्त कर रही है। तो आज वो समय नहीं रहा है, आज सोशल मीडिया का टाइम है और क्रिया की प्रतिक्रिया तत्काल हो जाती है और जनता जवाब दे देती है। कुल मिलाकर के हिंदू है, वो चाहे भारत में बैठा हो, चाहे अमेरिका में हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। क्योंकि ये केवल अभी पश्चिम मतलब जो बांग्लादेश में हो रहा है ऐसा नहीं है। भारत में भी हिंदुओं पर अत्याचार ऐसे बहुत जगह पर हो रहे हैं और दुनिया के अलग-अलग कोनों पर होते ही जा रहे हैं। तो हिंदुओं को अपने ही लोगों के बारे में, क्योंकि हिंदू अगर हिंदू के बारे में सोचेगा तो उसके बारे में भी कभी वापस सोचा जाएगा। तो उनके लिए क्या आगे की रणनीति हो सकती है या वो क्या कर सकते हैं जहाँ पर भी बैठे हैं उस स्थिति में? जी। आ, दो बातें हैं आपकी। भारत में भी हिंदू पर हमला होता है। हुँ, अभी 1 महीने पहले कोई व्हाट्सएप पे लिंक देखा, उसको खोला तो उसमें 300 लिंक थे, 300 से अधिक ही थे कुछ। पिछले 1 वर्ष में भारत में रहते हुए हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों की रिपोर्ट्स, उसके लिंक्स थे, अलग-अलग चैनल के, अलग-अलग न्यूज़पेपर्स के। भारत में रहते हुए हिंदू महिला के बलात्कार, उसकी हत्या की रिपोर्ट्स। भारत में रहते हुए हिंदू धार्मिक आयोजनों पर हमलों की रिपोर्ट्स। भारत में रहते हुए हिंदू नागरिकों पर पथराव, आगजनी, इस तरह की घटनाएं। बहुसंख्यक है ना, कहने के लिए है, किंतु यहाँ भी संघर्ष की स्थिति है, वो सबको समझ में नहीं आ रही है। जबकि शांति से रहना ये हमारा मूल स्वभाव है, लेकिन असुरक्षित रहना ये हमारा स्वभाव कब से हो गया? असुरक्षित रहना तो हमारा स्वभाव नहीं है। हमारे हर देवी देवता के हाथ में हथियार है। आज का समय हथियार लेकर के चलने का नहीं है, किंतु अपनी सुरक्षा के उपाय करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारा। ये 300 हमले असुरक्षा के कारण हुए हैं, पहली बात तो ये है। तो वहाँ जो रह रहे हैं वो अपनी सुरक्षा की पहले खुद हाथ अपना मजबूत करे, दूसरा सहायता कहाँ से करेगा? बाहर से बैठे हुए इंटरनेशनल लेवल पर अपनी आवाज को उठाएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संगठन है, यूएनओ। वहाँ तक हम में से किसने, यानी हमारे प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई। हमारी शक्ति एक शहर में अपनी आवाज उठाने की है तो हम वहाँ पर उठाएं कि वहाँ पर ये अत्याचार हो रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए।
फिर तीसरी स्थिति है कि जहां हम सत्ता में हैं, जिस देश में भी है, भारत मूल के अन्य देशों में भी है, वहां अपनी संसद में अपने वहां पर आवाज उठाए और अपनी सरकारों पर दबाव डाले कि बांग्लादेश में इस तरह का हो रहा है, तो आप अपने द्विपक्षीय समझौतों में इस शर्त को रखिए कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को वहां पर संरक्षण मिले। ये बात रखने पर ही होगी, मौन रहने से कुछ नहीं होगा। तो जहां-जहां हम अपनी शक्ति में हैं, चाहे देश में, विदेश में, चाहे संसद में, चाहे सरकार में है, चाहे किसी शहर में इस स्थिति में है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो धार्मिक अल्पसंख्यकों का मानव अधिकार होता है और धार्मिक अल्पसंख्यक यानी हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक का भी मानव अधिकार उतना ही है, जितना अन्य का है। उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है, संघे शक्ति कलु युगे, संगठन में ही शक्ति है। जहाँ असंगठित हो गए हैं, वहाँ कुल मिलाकर के चाहे किसी भी प्रकार के लोग हो, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, उनका पतन निश्चित है और होता ही है, हो ही रहा है। आप दुनिया भर में देख ही लीजिए, बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है विश्व भर में। कुल मिलाकर के ये जो पॉडकास्ट अभी हुआ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मुसलमानों की स्थिति क्या है, हिंदुओं की स्थिति क्या है, उस पर चर्चा हुई। ऐसे ही श्रेष्ठ चर्चा और होती रहेगी। इसी के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।